हम्म तो नाउ अब हम एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी को देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड कैसे निकालते होता क्या है। हम सभी ने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। सो एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालना हो तो हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का मतलब डेल्टा एक्स एंड टाइम का मतलब डेल्टा टी एंड एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। यहाँ पर हमारा एक्स टू जो है वो हमारा फाइनल पोजीशन है और एक्स वन जो है हमारा इनिशियल पोजीशन है, और टी टू जो है हमारा फाइनल टाइम है और टी वन जो है हमारा इनिशियल टाइम है, जब जिस टाइम से ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, स्टार्ट करता है, मूव करना। हम देखें तो एवरेज अगर कोई भी क्वेश्चंस में, किसी भी क्वेश्चन यहाँ पर हम निकालते हैं, किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें पोजीशन और टाइम कर्व दिया है तो पोजीशन एंड टाइम कर्व को से हमें अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका पोजीशन एंड टाइम कर्व दिया हुआ है, ठीक है। तो पोजीशन हम देखें तो ऑब्जेक्ट जो है इनिशियली ए टाइम टी इक्वल्स टू टी, और कोई एक टाइम टी इक्वल्स टू टी पे ऑब्जेक्ट जो है ए पोजीशन पे है और टाइम टी इक्वल्स टू टी नॉट पे ऑब्जेक्ट जो है बी पोजीशन पे है। तो चूंकि ऑब्जेक्ट जब ए पोजीशन पे है तो किसी ओरिजिन से एक्स नॉट डिस्टेंस पे था और टी इक्वल्स टू टी नॉट पे ऑब्जेक्ट जो है वो बी डिस्टेंस पे गए है, तो इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट जो है एक्स एक्सिस पे वो एक्स डिस्टेंस पे चला गया है। तो इस पोजीशन टाइम कर्व से हम ये देख सकते हैं कि डेल्टा टी जो टाइम है, डेल्टा टी ये जो टी इक्वल्स टू टी से टी इक्वल्स टू टी नॉट के बीच में ऑब्जेक्ट जो है एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट से एक्स इक्वल्स टू एक्स पे जा रहा है। सो अगर इस पोजीशन टाइम कर्व में हमें अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है किसी भी दो पॉइंट के बीच में, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में अगर मान लो हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट में हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उस स्ट्रेट लाइन का हम स्लोप निकाल देंगे। स्लोप हम जानते हैं कि उस एक हॉरिजॉन्टल लाइन से उस स्ट्रेट लाइन का एंगल। सो इस ए बी लाइन का अगर ए और बी पॉइंट के बीच में हमें अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हम ए और बी में एक लाइन ज्वाइन करेंगे और उसका स्लोप देखेंगे। स्लोप का मतलब थीटा, और ये थीटा अगर हमें निकालनी हो तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दीज टू पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन टी नॉट माइनस टी। यानी कि अगर हम बात करें तो tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब क्या, परपेंडिकुलर मतलब कि एक्स माइनस एक्स नॉट और बेस का मतलब टी माइनस टी नॉट, सॉरी टी नॉट माइनस टी, फाइनल माइनस इनिशियल। सो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया। अगर सेम दूसरा एक ऐसा ही सेम क्वेश्चंस के लिए अगर दूसरा एक पोजीशन टाइम कर्व दिया हो, पोजीशन एंड ये हमारा टाइम कर्व है, ये हमारा टाइम है, तो इस पोजीशन टाइम कर्व में देखें तो ऑब्जेक्ट जो है टी इक्वल टू टी नॉट पे ऑब्जेक्ट जो है ए नॉट एक्स ए एट पॉइंट ए पर है, यानी एक्स नॉट डिस्टेंस पे है, और टाइम टी इक्वल टू टी नॉट पे ऑब्जेक्ट चला गया बी डैश पे, यानी कि एक्स इक्वल टू एक्स वन पे चला गया। यानी कि इस पोजीशन टाइम कर्व से हम ये देख सकते हैं कि टी और टी नॉट के बीच में ऑब्जेक्ट जो है एक्स नॉट से एक्स डिस्टेंस एक्स वन पे चला गया है, यानी कि सेम टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट जो है एक्स नॉट से एक्स वन डिस्टेंस का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मतलब कि टी इक्वल टू टी से टी इक्वल टू टी नॉट के बीच में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स वन माइनस एक्स नॉट। तो अब इस पोजीशन टाइम कर्व का अगर हमें किसी दो पार्टिकुलर पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, जैसे कि ए डैश और बी डैश के बीच में, तो हम वहाँ एक लाइन ज्वाइन करेंगे ए डैश से बी डैश, और लाइन ए डैश बी डैश का स्लोप ले लेंगे। तो देखें यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन ए डैश बी डैश बराबर क्या होता है, tan थीटा टू। tan थीटा टू का मतलब कि परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर डेल्टा एक्स है, जो कि जिसका वैल्यू है एक्स वन माइनस एक्स नॉट, और बेस का वैल्यू है टी नॉट माइनस टी। तो इसका भी तो इस स्लोप का मतलब क्या हुआ कि एवरेज वेलोसिटी। अगर हम यहाँ से एवरेज वेलोसिटी को देखें तो अगर हम इन दोनों एवरेज वेलोसिटी को कंपेयर करें तो हम ये देख सकते हैं कि क्या है, ये थीटा टू है और ये थीटा वन है।
तो आप देखें तो थीटा टू की वैल्यू ज़्यादा है थीटा वन से। सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा, तो जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसकी एवरेज वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो अगर थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन, इसका मतलब कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इन केस टू इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी इन केस वन। ये हमारा केस वन है और ये हमारा ये केस टू है। थीटा टू अगर थीटा वन से ग्रेटर है, इसका मतलब कि लाइन टू जो है स्लांट मोर अपवर्ड देन द लाइन वन। स्लांट का मतलब हुआ कि लाइन कितना टिल्टेड है। तो अब देखें तो थीटा टू जो है मोर एंगल, मतलब थीटा टू की एंगल की वैल्यू ज़्यादा है थीटा वन से, तो ये जो है ए डैश बी डैश जो लाइन है राइट की तरफ ज़्यादा स्लांटेड है एज कम्पेयर टू इन केस वन। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर एवरेज वेलोसिटी तुम्हें पॉजिटिव मिलती है, तो इसका मतलब होता है कि लाइन स्लांट अपवर्ड टू द राइट। और एवरेज वेलोसिटी निगेटिव मिलती है, इसका मतलब कि लाइन स्लांट डाउनवर्ड टू द राइट। इसका क्या मतलब कि इन दोनों केसेस में, केसेस वन एंड केसेस टू की बात करें, तो टाइम तो पॉजिटिव है और एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू भी पॉजिटिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेट की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसमें भी इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेट की तरफ आगे बढ़ रहा है, मतलब कि इस केसेस में भी एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो अब देखें तो जितना लाइन स्लांट अपवर्ड होगा उतना ही एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इन केस टू में लाइन स्लांट ज़्यादा है अपवर्ड की तरफ और इस केस वन में लाइन स्लांट कम है अपवर्ड की तरफ। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी भी कम है फर्स्ट केसेस में। एक तीसरा केस कंसीडर करते हैं, जिसमें हम ये कंसीडर करते हैं कि देखिए ये भी पोजीशन टाइम का कर्व है। ये हमारा टाइम है और ये हमारा पोजीशन है। सो आप देखें कि एट टी इक्वल टू टी पे ऑब्जेक्ट एक्स इक्वल टू ऑब्जेक्ट टी इक्वल टू टी पे ऑब्जेक्ट जो है कहाँ है, एक्स टू पे है, और टी इक्वल टू टी नॉट पे ऑब्जेक्ट जो है एक्स नॉट पे है। यानी कि आप देखें तो ये मान लीजिए ये जीरो हुआ, ये वन हुआ, ये टू हुआ, ये तीन हुआ, ये चार हुआ, तो ऑब्जेक्ट जो है चार तीन दो एक जीरो, मतलब डिक्रीजिंग कोऑर्डिनेट की तरफ आगे बढ़ रहा है। डिक्रीजिंग कोऑर्डिनेट का मतलब कि निगेटिव डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो निगेटिव डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी भी निगेटिव होगी, और वेलोसिटी निगेटिव होगी तो अगर इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, तो अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में निकालना है हमारे एवरेज वेलोसिटी, तो हम उसके बीच के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, जिसका एंगल थीटा है, और ये थीटा एंगल थीटा थ्री इसका नाम दिया, और थीटा थ्री निकालना है, इसका स्लोप निकालोगे तो टेन थीटा थ्री का मतलब हुआ कि परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी कि दिस एक्स टू एक्स नॉट माइनस एक्स टू अपन टी नॉट माइनस टी टू। चूंकि एक्स नॉट जो है लेस वैल्यू, एक्स टू की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये ओवरऑल वैल्यू निगेटिव आएगी। सो ये क्या होगा, निगेटिव वैल्यू होगी। सो अगर आप देखें तो इस केसेस में लाइन स्लांट डाउनवर्ड टू द राइट। ये राइट कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, राइट का मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट, और लेफ्ट का मतलब कि सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट। तो अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है ऑब्जेक्ट और लाइन स्लांट डाउनवर्ड है, यानी कि थीटा थ्री जितना लाइन स्लांट डाउनवर्ड होगा उतना ही एवरेज वेलोसिटी कम होती जाएगी। और अगर लाइन स्लांट डाउनवर्ड है, लाइन स्लांट डाउनवर्ड का मतलब हुआ कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री का मतलब हुआ कि अगर मान लो ये है यहाँ पर, अगर ये थीटा 90 डिग्री है, ये थीटा ये है, तो ये 90 डिग्री और ये डायरेक्शन में है, ये 120 डिग्री। तो ये लाइन स्लांट अब डाउनवर्ड शुरू हुआ। पहले लाइन स्लांट इधर था, फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ लाइन स्लांट, फिर अपवर्ड हो रहा है, फिर और अपवर्ड। मैक्सिमम लाइन स्लांट अपवर्ड कहाँ तक हो सकता है, 90 डिग्री तक हो सकता है। फिर उसके बाद वो डाउनवर्ड शुरू हो जाएगा लाइन स्लांट, क्योंकि 90 डिग्री के बाद फिर जैसे जैसे tan थीटा की 90 डिग्री के बाद 120, 130, 145, 150, जैसे जैसे लाइन स्लांट डाउनवर्ड होता जाएगा, उस वैसे ही उससे एवरेज वेलोसिटी भी उसकी कम होती जाएगी। सो भी एवरेज अगर निगेटिव है, इसका मतलब कि लाइन जो होगा, दोनों दो लाइन के बीच का, दो पॉइंट के बीच का लाइन जो होगा वो स्लांट डाउनवर्ड होगा, और वो निगेटिव, उसकी वैल्यू भी निगेटिव आएगी एवरेज वेलोसिटी की। कैसे, जब भी पोजीशन टाइम कर्व दिया होगा तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, वो दोनों पोजीशन टाइम कर्व पे दो पॉइंट को कंसीडर करके और उसका स्लोप ले लेंगे लाइन का ड्रॉ करके। और अगर पोजीशन टाइम कर्व नहीं दिया है,
तो हम देखते हैं कि उसका नेक्स्ट मेथड क्या होता है। तो हम उसके लिए पोजीशन टाइम को अब नहीं दिया होगा, तो हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से ही निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब एक बात आती है एवरेज स्पीड, थोड़ा देख लेते हैं। तो एवरेज स्पीड, किसी भी एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को एवरेज स्पीड बोलते हैं। सो इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ वी एवरेज इज एवरेज स्पीड। नाउ हम कुछ क्वेश्चंस को कुछ क्वेश्चन से कुछ प्रॉब्लम से इस चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आप यू ड्राइव ए beat up pickup truck along the straight line of road 8.4 at a 70 किलोमीटर पर आवर। एक आप ट्रक को ड्राइव करते हैं 8.4 किलोमीटर तक 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। उसके बाद जो होता है, ट्रक की जो गैसोलीन होती है, जो डीजल होती है, वो खत्म हो जाती है और ट्रक रुक जाती है। उसके बाद ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट, नेक्स्ट आने वाले अपकमिंग नेक्स्ट 30 मिनट तक यू वॉक अनदर 2 किलोमीटर, आप 2 किलोमीटर पैदल चलते हो along द रोड टू ए गैसोलीन स्टेशन जाते हो। तो बोल रहा है कि व्हाट इज योर ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ योर ड्राइव टू योर अराइवल ऑफ द स्टेशन। सो मान लो कि हम एक हम कर्व बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ए पॉइंट बी जो है एक गैसोलीन स्टेशन है, गैसोलीन स्टेशन। ये जो है हमारा ट्रक स्टॉप कर जाता है, ट्रक स्टॉप। ए से बी हम वॉकिंग करते हैं, कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। और ओ से ए जो हम ड्राइव करके जाते हैं, कितना किलोमीटर, 8.4 किलोमीटर। ये जो पोजीशन है, ये टाइम है। एक ये रोड है सीधा, यहाँ ट्रक है, ठीक है, यहाँ से चलती है, यहाँ रुक जाती है, और फिर यहाँ पर हमारा ये हमारा पेट्रोल पंप है, मान लो पेट्रोल पंप। चूंकि आप देखोगे तो यहाँ से हमारा 8.4 किलोमीटर ये रहा, और ये हमारा 2 किलोमीटर ये रहा। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस D1 जो है 8.4 किलोमीटर है, वेलोसिटी जो है V1 बराबर 70 किलोमीटर पर आवर। और उसको जब हम मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 550 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18 इंटू 70। देख लेते हैं कितनी वैल्यू आती है।
19.44 19.44 मीटर पर सेकंड। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे। सो अगर हम टाइम t1 निकालें, टाइम t1, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, वेलोसिटी। सो 8.4, ये चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट है। 8.4 डिवाइडेड बाई 70.12 हार्स। अब हम डिस्टेंस d2 जो कवर करते हैं 2 किलोमीटर का, वो कवर करते हैं हम कितने टाइम में, और टाइम जो है हमारा 30 मिनट 0.5 आवर। सो अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट देखें, सो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 8.4 प्लस 2 बराबर 10.4, 10.4, 8.4 प्लस 2 10.4, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट 10.4 किलोमीटर हुआ। अगर हमें एवरेज वेलोसिटी पूछता है, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, भी एवरेज बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, 10.4, टाइम हमारा है 0.5 प्लस 0.12, 16.77, 16.77 किलोमीटर पर आवर। सो इस तरीके से देखिए कि हमारा एवरेज वेलोसिटी निकला 16.77 किलोमीटर पर आवर। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट आया कि हमने नेट डिस्टेंस, नेट डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ से यहाँ तक। ये डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्टेंस है, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही है, इसका डिस्टेंस भी इतना ही है। ये डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी 16.77 किलोमीटर आया, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट 8.4 प्लस 2 10.4 किलोमीटर आया। ज़्यादा कुछ देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैफिक शॉकवेव है। An abrupt slowdown is concentrated traffic can travel as a pulse, termed as a shock wave. Along the line of car, either downstream or upstream, it can stationary, shown uniformly spaced line, car moving at a speed of v is equal to 25 meter per second toward uniformly spaced line of slow car moving at speed of 5 meter per second. Assume that each faster car add length of 12 meter to the line of slow car when it join the line, and as commit slow abruptly at the last gen. For what separation distance d must the faster car does the shockwave remain stationary? If the separation is twice that amount, what are the speed directions of the shockwave? So पहला है कि शॉकवेव किसे कहते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर एक गाड़ी है, कार है, यहाँ पर भी एक कार है, और यहाँ पर भी एक कार है। ठीक है, दोनों के डिस्टेंस में जो डिफरेंस है वो है हमारा 12 मीटर का। ये मान लो ये 12 मीटर पे है, ये मान लो 12 मीटर पे है। ठीक है, और ये दोनों जो गाड़ियाँ हैं ये हमारी मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से, तीनों। और यहाँ पर एक ट्रैफिक है,
यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, एक ट्रैफिक है, ट्रैफिक है मान लो। अगर मान लो यहाँ पर एक गाड़ी हो, ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी होनी चाहिए ताकि ये जो शॉकवेव है, शॉकवेव स्टेशनरी रहे। तो शॉकवेव स्टेशनरी ये रहेगा तब जब यहाँ पर ये तीनों की तीनों गाड़ियाँ हमेशा के हमेशा के लिए प्रेजेंट रहे। तो अगर ये गाड़ी यहाँ से निकल जाती है तो ये वाली गाड़ी यहाँ पे आएगी और ये वाली गाड़ी यहाँ पे आएगी, यानी कि अगर ये तीनों गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रही है, सो ये 12 मीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर लेगी। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा D1 बराबर 12 मीटर है और T1 बराबर हमारा 5 मीटर पर सेकंड है, सो सॉरी V1 बराबर 5 मीटर पर सेकंड है, सो T1 बराबर क्या आ जाएगा, 12/5, 5 दूनी 10, 2.4 सेकेंड। सो 2.4 सेकेंड में ये अपना 12 मीटर स्पेस कवर कर लेगा और ये यहाँ पर स्पेस खाली हो जाएगा। तो ये जो गाड़ी होगी, ये गाड़ी नंबर 4 है जो, सो ये जो गाड़ी है उसकी स्पीड कितनी उसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, जो कि ये जो मूव कर रही है किस स्पीड से मूव कर रही है, दिया हुआ है कि 25 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मूव कर रहा है। देखो, सो अगर ये 25 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो ये 2.4 सेकेंड में इसको यहाँ आना चाहिए, क्योंकि 2.4 सेकेंड बाद ये 12 मीटर का डिस्टेंस कवर करके यहाँ तक अपना स्पेस खाली कर चुका होगा। तो ये जब यहाँ आ जाएगा तो ये भी 12 मीटर का डिस्टेंस को मेंटेन करेगा। सो अगर हम बात करें तो डिस्टेंस डी बराबर 25 इंटू 2.4 यानी कि 60 मीटर। सो 60 मीटर का डिस्टेंस जब भी मेंटेन करेगा तब तो जाकर के शॉकवेव स्टेशनरी रहेगा। बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये कहता है कि अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, यानी कि डी बराबर 2 इंटू 60 यानी कि 120 मीटर कर दिया जाए, तो बताइए कि गाड़ी की स्पीड क्या होगी शॉकवेव मेंटेन करने के लिए। तो हम जानते हैं कि शॉकवेव मेंटेन करना है तो हमें तो टाइम जो है 2.4 सेकेंड में तो पहुंचना ही होगा यहाँ तक ट्रैफिक के पास। सो टाइम 2.4 सेकेंड में पहुंचना है तो स्पीड क्या होगी, स्पीड हो जाएगी, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारा 120 और टाइम कितना है हमारा 2.4, 50 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन ऑफ शॉकवेव क्या होगा, सी नंबर, डायरेक्शन ऑफ अपस्ट्रीम।